नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए। एसएससी सीआरपीएफ एनसीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करिए ताकि मैक्सिमम जो है स्टूडेंट फायदा उठा सके इस बेहतरीन वीडियो सेशन का, इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का जिनको हम सब डिस्कस करने वाले हैं विद रैशनल है। तो आप लोगों से गुजारिश, लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं इस एमसीक्यू सेशन की कुछ खास इंपॉर्टेंट रैशनल के साथ में सॉल्व किए हुए एमसीक्यू से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, elevated level of antistreptolysin O are seen in, elevated level of antistreptolysin O are seen in, ये क्वेश्चन ने पूछा है। एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन O का लेवल एलिवेटेड किस में देखने को मिलता है? एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन O को हम ASLO के नाम से भी जानते हैं। एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन O इसका लेवल एलिवेटेड किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? फर्स्ट ऑप्शन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD, रूमेटिक फीवर, कार्डियोमायोपैथी और सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एलिवेटेड लेवल पूछा है ASLO का, VSD, रूमेटिक फीवर, कार्डियोमायोपैथी, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिएगा, एंटीस्टेप्टोलाइसिन O का टाइटर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। उसका कारण होता है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल। ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल ये एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर जाके सबसे पहले सोर थ्रोट करता है और सोर थ्रोट के 2 से 4 वीक बाद में ये बैक्टीरिया जो होता है ये रूमेटिक फीवर का कारण बनता है। रूमेटिक फीवर जो होता है उसमें एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन O का टाइटर आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसका मतलब यही जो बैक्टीरिया था ये कारण था रूमेटिक फीवर का, और ये रूमेटिक फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है बी, रूमेटिक फीवर। इसके अंदर ASLO टाइटर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। VSD जो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जिसमें ASLO टाइटर का कोई संबंध नहीं है, कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं है VSD। कार्डियोमायोपैथी मस्कुलर जो है प्रॉब्लम है हार्ट का, तो ये भी ASLO या बैक्टीरियल इंफेक्शन से संबंधित नहीं है। और सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस जो है ये एंडोकार्डाइटिस के होने का एक कारण है जो रेदर देन जो है इस बैक्टीरियल इंफेक्शन ये देखने को मिलता है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, दैट इज रूमेटिक फीवर, जिसके अंदर रूमेटिक हार्ट डिजीज होने की इसका कॉम्प्लिकेशन होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज। और रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है उसके अंदर मिट्रल वॉल जो है वो अफेक्ट होता है। मिट्रल वॉल जो है वो अफेक्ट होता है, वो अफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी, दैट इज रूमेटिक फीवर। ASLO टाइटर एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन O टाइटर। Which of the following is a retroperitoneal structure? रेट्रो मतलब बिहाइंड, पेरिटोनियम के पीछे वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो पेरिटोनियम के रेट्रो साइड में पाया जाता है, पीछे वाली साइड में पाया जाता है? स्टोमक, स्प्लीन, किडनी और पैनक्रियाज। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा स्ट्रक्चर रेट्रोपेरिटोनियल होता है। रेट्रो मतलब बिहाइंड द पेरिटोनियम। स्टोमक, स्प्लीन, किडनी और पैनक्रियाज। बहुत बढ़िया। हम जब भी स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल पार्ट पढ़ते हैं तो हमेशा पढ़ते हैं किडनी इज ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। बहुत अच्छे। नंबर में 2 होती है, पीछे की तरफ पाई जाती है, बाकी सारे ऑर्गन आगे होंगे। स्टोमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज ये रेट्रो साइड में नहीं होते हैं। किडनी एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो रेट्रोपेरिटोनियल होता है। बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने में मदद करने वाला मेजर ऑर्गन होता है किडनी। टोटल कार्डिक आउटपुट का मैक्सिमम जिस ऑर्गन को सप्लाई होता है वो ऑर्गन होता है किडनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, दैट इज किडनी और रीनल। बॉडी टेम्परेचर इन नियोनेट इज रेगुलेटेड मेनली वाई। नियोनेट का बॉडी टेम्परेचर, नियोनेट जो है उसका बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन मेनली किसके थ्रू होता है ना? बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन
नियोनेट के अंदर मेनली किसके थ्रू होता है? शिवरिंग, स्वेटिंग, वार्मथ सीकिंग बिहेवियर, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। नियोनेट के बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? बहुत ही अच्छे, मैक्सिमम पीपल बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन के अंदर है, बहुत सही जवाब दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स डी, ब्राउन फैट या ब्राउन एडिपोज टिश्यू। पढ़ते हैं अपन, ब्राउन फैट बोलो या ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ये नियोनेट या न्यूबॉर्न में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाइपोथैलेमस के इमेच्योर होने के कारण नियोनेट के अंदर सिवरिंग और स्वेटिंग का कंसेप्ट नहीं होता है। बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन एडल्ट के अंदर सिवरिंग और स्वेटिंग के थ्रू होता है, और ये तब जब हाइपोथैलेमस मैच्योर होके काम करने लगता है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस इमेच्योर है, काम नहीं करता है, तो सिवरिंग स्वेटिंग होगा नहीं। वार्मथ सीकिंग बिहेवियर नियोनेट के अंदर नहीं होता है, तो ए, बी और सी खोटे जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू नियोनेट या न्यूबॉर्न बेबी में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डी इज द करेक्ट वन। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक, क्वेश्चन ने पूछा, याद रखिएगा, सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक क्या प्रिवेंट करने में? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जितने भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं उसको प्रिवेंट करने का सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक कौन सा होता है? स्टेबलाइजमेंट ऑफ माइक्रो बायोलॉजिकल लैब, हैंड वॉशिंग, स्टेरिलाइजेशन, सर्विलेंस सिस्टम। माइक्रोबायोलॉजिकल लैब का स्टेबलाइजमेंट करना, ये ए ऑप्शन बोल रहा है, हैंड वॉशिंग बी, स्टेरिलाइजेशन सी, सर्विलेंस सिस्टम डी। सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की मैक्सिमम पीपल बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हैंड वॉशिंग। एकमात्र तरीका जिससे आप हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज हैंड वॉशिंग। 7 स्टेप हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 कार्डिनल मूवमेंट, हैंड वॉशिंग में 7 तो क्या होते हैं? स्टेप होते हैं, और 5 क्या होते हैं? मूवमेंट, बिफोर एंड आफ्टर, ये होता है मूवमेंट, और 7 क्या होते हैं? स्टेप, 5 क्या होते हैं? मूवमेंट। इनके थ्रू हम हैंड वॉशिंग करते हैं, और हैंड वॉशिंग एकमात्र सिंगल इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके द्वारा हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरिया टू क्लासिफाई ए डेथ एज ब्रेन डेथ? चार यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, कौन सा क्राइटेरिया क्वेश्चन ने पूछा है जो क्लासिफाई करता है कि डेथ जो है वो ब्रेन डेथ हो गई है? हाइपोथर्मिया इज ए ब्रेन डेथ, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग इज ए ब्रेन डेथ, प्रेजेंस ऑफ ईईजी एक्टिविटी इज ए ब्रेन डेथ, और रेस्पॉन्सिव टू डीप पेन इज ए ब्रेन डेथ। कौन सा क्राइटेरिया जो है वो ब्रेन डेथ के अंदर क्लासिफाई होगा? हाइपोथर्मिया, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, प्रेजेंस ऑफ ईईजी एक्टिविटी, रेस्पॉन्सिव टू डीप पेन। वेरी गुड, वेरी गुड, सी में प्रेजेंस ऑफ ईजी एक्टिविटी है, एब्सेंट नहीं लिखा हुआ है, प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो ब्रेन डेथ कैसे हो सकती है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी बिल्कुल सही है, सी खोटा है, बी। सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट, बी बिल्कुल करेक्ट है। ब्रीदिंग की सीजेशन हो गई, ये डेथ, ब्रेन डेथ को क्लासिफाई करता है। ब्रीदिंग रुक गया तो इसका मतलब ब्रेन तो रुका ही है। हाइपोथर्मिया इज नॉट ए ब्रेन डेथ। ईजी की एक्टिविटी प्रेजेंट है तो ब्रेन डेथ नहीं है, अगर एब्सेंट होती तो ब्रेन डेथ होता, और डी पेन से अगर रेस्पॉन्ड कर रहा है मरीज तो ब्रेन डेथ नहीं है। तो ए, सी और डी खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग जो है वो ब्रेन डेथ के अंदर काउंट किया जाएगा, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। लेबोरेटरी टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी आर बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ हार्मोन। कौन सा लैब टेस्ट जो है प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन के डिटेक्शन का रहेगा? कौन सा लैब टेस्ट जो है प्रेगनेंसी का हार्मोन, है ना, बेस्ड ऑन दी डिटेक्ट, कौन सा हार्मोन डिटेक्ट हो गया इसका मतलब प्रेगनेंसी है। आप लेबोरेटरी में कोई टेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप कोई हार्मोन डिटेक्ट करके कह रहे हैं यस लेडी इज प्रेग्नेंट। ल्यूटिनाइजिंग प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ह्यूमन कोरियोनोडिक गोनेडोट्रोपिक, HCG इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और वन एंड ओनली इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि कार्ड टेस्ट, जो प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट किया जाता है उसमें इसी का डिटेक्शन होता है, और एकमात्र हार्मोन जिससे प्रेगनेंसी डायग्नोस होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी, HCG जो हार्मोन है
ये एकमात्र लेबोरेटरी टेस्ट है जिससे प्रेगनेंसी को डिटेक्ट किया जा सकता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी जो है ये खोटे जवाब है साहब। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG, डी इज द करेक्ट वन। The concept of self-actualization and the 15 basic personality characteristics were described by। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट है और जो 15 बेसिक पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक है वो किसने डिस्क्राइब किए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट जिसमें 15 बेसिक पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक है वो किसने डिस्क्राइब किए? जाहोदा, रोगर, मेनिंजर और मास्लो। चार ऑप्शन दिए हुए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हियरार्ची पढ़ते हैं हम। हियरार्ची सबसे जो बेसिक नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे बेसिक नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड, वो फुलफिलमेंट होती है। तो सेकंड जो रहता है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर होता है सेल्फ एस्टीम और फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मास्लो हियरार्ची के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर का नीड होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मास्लो हियरार्ची बोला तो मास्लो ही वो भाई साहब थे जिन्होंने ये बताया। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में गए। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें 15 बेसिक पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक वहां पे मास्लो ने डिस्क्राइब किए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैनेजर, रोजर, जहोदा जो है यहाँ पे खोटे जवाब है। डी इज द करेक्ट वन, मास्लो। From the age of 1 to 3, from the age of 1 to 3, the stage of development is called। 1 से 3 साल, 1 to 3 ईयर की जो एज है, इस एज को हम कौन सी एज कहते हैं? टोडलर एज। कौन सी एज कहते हैं? टोडलर। और यहाँ पे पूछा है इस एज के अंदर कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो चलेगी। ऑप्शन दिए मैं, ओरल स्टेज, फेलिक स्टेज, जेनाइटल स्टेज, एनल स्टेज। तो देखिएगा ओरल स्टेज जो होती है ये सारी की सारी साइकोसेक्सुअल स्टेज है। और ओरल स्टेज जो होती है वो इन्फेंट एज में चलती है, 0 to 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चे में चलती है इन्फेंट एज के अंदर ओरल स्टेज। ओरल के बाद में आती है एनल, जो कि 1 से 3 साल के बच्चे में चलती है एनल स्टेज। यहाँ पे 1 से 3 साल का ही पूछा है तो ये टोडलर एज होती है एनल स्टेज, और ये टोडलर एज के अंदर चलती है। हमने बोला 1 से, अगर 0 से 1 साल का आपको पूछे 1 ईयर का, तो वो तो कौन सी होगी? ओरल स्टेज। और 1 to 3 ईयर का पूछे तो वो है टोडलर। सवाल ने 1 to 3 पूछा तो आंसर तो डी बनेगा। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम पीपल ने करेक्ट आंसर भी दिया है, एनल स्टेज। उसके बाद में आती है फेलिक, जो कि प्री स्कूल एज के अंदर होती है। अगर बच्चा प्री स्कूल एज के अंदर है तो उसमें आएगी फेलिक स्टेज, जो 3 to 6 ईयर ऑफ एज होती है। फेलिक स्टेज जो है वो 3 से 6 साल में होगी। फेलिक के बाद में आती है लेटेंट स्टेज, जो कि स्कूल एज में होती है 6 से 12 साल। और लेटेंट के बाद में आती है जेनाइटल, और जेनाइटल स्टेज जो होती है वो एडोलसेंट एज में होती है, एडोलसेंट। और एडोलसेंट एज जो होती है वो होती है 12 to 18 ईयर्स, 12 से 18 साल की उम्र जो है एडोलसेंट एज होती है। और एडोलसेंट एज में कौन सी स्टेज आएगी? जेनाइटल स्टेज। तो ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी होगी है नहीं ऑप्शन में, और जेनाइटल। और अलग अलग एज ग्रुप हमने पढ़े। ओरल स्टेज होती है 0 to 1 ईयर, एनल स्टेज होती है 1 to 3 ईयर, फेलिक होती है 3 to 6 ईयर, और जेनाइटल होती है 12 to 18 ईयर, है ना। तो 18 ईयर बोलो या होल लाइफ जेनेटल स्टेज में ही रहता है बच्चा, है ना, टिल डेथ भी जेनेटल स्टेज में ही रहता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो है 1 से 3 साल का पूछा तो आंसर बनेगा डी, दैट इज एनल स्टेज। इस एज के अंदर बच्चा कौन से स्टेज में होता है? एनल स्टेज में। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। एन आइडियल नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए पेशेंट मस्ट बी। किसी भी पेशेंट के लिए आइडियल नर्सिंग केयर प्लान क्या रहेगा? इंडिविजुअलाइज्ड, रीजनेबल, लीस्ट एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स। आइडियल नर्सिंग केयर प्लान का हम यहाँ पे पूछ रहे हैं तो ये कैसा होना चाहिए? इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, लीस्ट एक्सपेंसिव होना चाहिए या कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? तो आइडियल नर्सिंग केयर प्लान जब भी हम बात करते हैं किसी भी मरीज के लिए, वो केयर प्लान आइडियल तब होता है जब हम मरीज की नीड का ध्यान रखते हैं। उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, खर्चे का हम नहीं सोचते हैं लिस्ट या ज्यादा, वो अकॉर्डिंग टू द नीड होता है। रीजनेबल इसी से संबंधित है। तो बी, सी और डी खोटा जवाब है। ये नहीं देखा जाता है जब आप केयर प्लान देते हैं तो हमेशा इंडिविजुअलाइज होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज मतलब जैसी बीमारी वैसा इलाज, जैसी बीमारी
वैसा इलाज, जैसी बीमारी वैसी केयर, सेम सेम कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ये कुछ भी चीजों को सोच समझ के नहीं दिया जाता है। इंसुलिन की जरूरत है तो इंसुलिन लगाना पड़ेगा, हिपेरिन की जरूरत है तो हिपेरिन लगाना पड़ेगा, वेंटिलेटर की जरूरत है तो वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। आइडियल केयर प्लान होता है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअलाइज। इंडिविजुअलाइज का मतलब होता है जैसी जरूरत वैसा इलाज, वैसा केयर प्लान, नीड के हिसाब से होता है वो कभी भी खर्चा देख के या चीजें देख के नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड। The developing offspring until 8 week after implantation is known as, 8 week of implantation के बाद में, है ना, जो डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग होती है और किसके बाद में, अंटिल, कब तक, अंटिल 8 वीक आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद में 8 वीक तक जो डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, मतलब 8 वीक तक किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन है फीटस, एम्ब्रियो, नियोनेट, कोरियन। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम पीपल बिल्कुल करेक्ट है, जवाब दिया है। देखिएगा 8 वीक तक, मतलब 3 to 8 वीक का जो हमारा डेवलपमेंटल जो डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग होती है उसको किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रियो। और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, 3 to 8 वीक, 3 to 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। और ये क्या रहेगा, एम्ब्रियो रहेगा। फीटस हम बोलते हैं 9th वीक टू टिल बर्थ, है ना, 8 वीक के बाद में आता है 9 वीक। 9 वीक से लेके जब तक बच्चा बर्थ नहीं हो जाता है तब तक हम उसको क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। नियोनेट बर्थ होने के बाद की बात है, और कोरियन कोई ऑफस्प्रिंग नहीं होता है, नियोनेट बोलते हैं बर्थ होने के बाद में, है ना, 0 to 28 डेज, फर्स्ट 28 दिन जो लाइफ के रहते हैं उसको नियोनेट या न्यू बोर्न कहते हैं। पहला 28 दिन लाइफ का नियोनेट या न्यू बोर्न। और कोरियन और एमनियन जो होता है वो यूट्राइन सेक की लेयर होती है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है 8 वीक तक, इम्प्लांटेशन के बाद में 8 वीक तक के बच्चे को क्या बोला जाएगा, तो जवाब है एम्ब्रियो। 3 to 8 वीक तक उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। बी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट अपियरिंग एट अराउंड, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं अपियर होने कब, 4 वीक, 16 वीक्स, 24 वीक्स, 8 वीक्स। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं आपने सुना होगा, प्रेगनेंसी के दौरान ये वो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान इरेगुलर तरीके से होते हैं और स्पाज्मोटिक पैटर्न के अंदर होते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर ये रिपीट होते हैं और पेनलेस होते हैं, बिना किसी सर्वाइकल डायलेटेशन के, मतलब लगातार पूरी प्रेगनेंसी इरेगुलर स्पाज्मोटिक पैटर्न में, बिना पेन के, बिना सर्वाइकल डायलेटेशन के, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये पेनलेस होते हैं। कैसे होते हैं, पेनलेस होते हैं, बिना सर्वाइकल डायलेटेशन के, है ना, होल प्रेगनेंसी चलने वाले कॉन्ट्रैक्शन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, पेशेंट कभी भी इनके बारे में कॉन्शियस नहीं होता है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, पेशेंट जो है इनके बारे में उसको पता नहीं चलता, मरीज को पता भी नहीं चलता है, पेशेंट इन द सेंस जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको कॉन्ट्रैक्शन हो भी रहे। लेकिन जैसे ही टर्म एज आती है, डिलीवरी पास में होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो तेज हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इनकी, और ये पेनलेस की जगह पेनफुल होने लग जाते हैं और सर्वाइकल डायलेटेशन शुरू हो जाता है, उसको ट्रू लेबर पेन बोला जाता है। और वहां पे जो है लेडी को पता भी चलने लग जाता है इसके बारे में, लेकिन इनिशियली इसके बारे में पता नहीं चलता। और यहाँ पे पूछा इसकी अपेयर होना कब शुरू होता है, तो बिल्कुल कुछ लोगों ने जवाब सही दिया, 8 वीक पे ये स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, 8 वीक ऑफ गेस्टेशन, सेकेंड मंथ से, अर्ली प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और इनिशियली हमने बोला ये पेनलेस होते हैं, स्पाज्मोटिक पैटर्न के अंदर होते हैं, इरेगुलर तरीके के होते हैं, सर्वाइकल डायलेटेशन इसमें नहीं होता, सर्विक्स के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। लेटरॉन जो है यही कॉन्ट्रेक्शन स्पीड अप हो जाता है जब टर्म एज होती है, बच्चा डिलीवर होने वाला होता है, और वहां पे सर्वाइकल डायलेटेशन भी देखने को मिलता है। तो इनको हमने बोलना है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 8 वीक पे ये अपियर होना शुरू हो जाते हैं। 4, 16 और 24 यहाँ पे गलत जवाब है। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है, अनदर नेम पूछा है, किस नाम से जाना जाएगा, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट। ग्लिनो ह्यूमरल एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ग्लिनो वर्ड स्केपुला के लिए काम में लिया जाता है, ग्लिनो वर्ड का मतलब होता है स्केपुला, और ह्यूमरल वर्ड ह्यूमरस बोन के लिए। तो स्केपुला जो है उसका
कैविटी और उसके अंदर जो है ह्यूमरस बोन है का हेड, ये जो जॉइंट है इस जॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, शोल्डर जॉइंट। ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट जो है इसका दूसरा नाम शोल्डर जॉइंट है। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम पीपल ने करेक्ट आंसर दिया। इसका दूसरा नाम है शोल्डर जॉइंट, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, इसका दूसरा नाम है शोल्डर जॉइंट। एक तरह का किस जॉइंट का एग्जांपल है ये, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, ये जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये स्कैपुला बोन और ह्यूमरस के बीच में है ना, स्कैपुला बोन और ह्यूमरस के बीच में। एल्बो जॉइंट जो होता है, एल्बो जॉइंट, इसको क्यूबिटल जॉइंट भी कहते हैं, क्यूबिटल फोसा, एल्बो, इसको क्यूबिटल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ये अनदर नेम है एल्बो जॉइंट का। नी जॉइंट जो होता है, नी जॉइंट लार्जेस्ट जॉइंट है ह्यूमन बॉडी का। पहली इंपॉर्टेंट बात, ये पूछा हुआ सवाल है, अपनी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा है, तो जवाब होता है नी जॉइंट। नी जॉइंट जो है इसके दो नाम है, ये टीबिया से जहां जुड़ता है फीमर बोन, इसको टीबियो फिमरल कहते हैं, है ना। एक नाम तो इसका है टीबियो फिमोरल, मतलब ये टीबिया और फीमर बोन जो है वो जहां से जुड़ती है। और एक नाम है इसका पटेलो फिमोरल, है ना, पटेला बोन, इसके नी में जो पाई जाती है पटेला बोन, उसका कनेक्शन होता है फीमर से, पटेलो फीमोरल। ये दोनों ही नाम जो है किसके है, नी जॉइंट के अनदर नेम है। और बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट माना जाता है नी जॉइंट। तो टीबियो फीमोरल और पटेलो फीमोरल नी जॉइंट के ही दूसरे नाम है। एक यहाँ पे जॉइंट दिया हुआ है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट जो है एसिटाबुलम कैविटी जो होती है उसके अंदर फीमर का हेड जहाँ फिक्स होता है वहां पे हिप जॉइंट होता है, एसिटाबुलम कैविटी और फीमर। तो इसको हम नाम दे सकते हैं एसिटाबुलो फीमोरल, एसिटा, दैट इज एसिटाबुलम कैविटी, एसिटाब्यूलो फीमोरल। तो एसिटाब्यूलो फीमोरल जो है वो किसका दूसरा नाम है, हिप जॉइंट का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था शोल्डर जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ग्लेनो ह्यूमरल। एल्बो जॉइंट को क्यूबिटल, नी जॉइंट को लार्जेस्ट जॉइंट है जिसको टीबियो फीमोरल या पटेलो फीमोरल, और हिप जॉइंट को एसिटाब्यूलो फीमोरल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ए। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। फ्रॉम द फॉलोइंग द डिफाइंड फॉर्म ऑफ CSSM, CSSM की डिफाइंड फॉर्म पूछिए, चाइल्ड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर, चाइल्ड सैनिटेशन एंड सेफ्टी मेजर, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सिकनेस कंट्रोल मेजर्स, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, CSSM। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। CSSM का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। CSSM का फुल फॉर्म है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। CSM जो है वो 1992 के अंदर ये आया था, 1992 के अंदर चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। इसके बाद में RCS प्रोग्राम आया दो फेज में, फेज 1 आई 1997 में और फेज 2 आई 2005 में। CSM जो है इसमें चाइल्ड के सर्वाइवल के ऊपर जोर दिया गया और सेफ मदरहुड के लिए। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो बेसिकली IMR और MMR को मिनिमाइज करना, है ना, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इसको मिनिमाइज करना। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है IMR जो है वो 60 करना इसका टारगेट था, और MMR जो होती है उसको 2 करना इसका टारगेट था पर 1000 लाइव बर्थ। तो 1000 के ऊपर IMR 60 और MMR को 2 करना इसका ऑब्जेक्टिव थे। चाइल्ड सर्वाइवल में इसने जोर दिया एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के ऊपर, इम्यूनाइजेशन के ऊपर, जितने भी अपर रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो डायरियाज है उनके मैनेजमेंट के ऊपर, और विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिक डोज देने के ऊपर। तो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, इम्यूनाइजेशन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मैनेजमेंट, डायरिया मैनेजमेंट और विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिक, ये तो चाइल्ड सर्वाइवल इस तरीके से किया जा सकता है। सेफ मदरहुड जो है उसमें इसने इम्यूनाइजेशन प्रेग्नेंट लेडी को करने पे जोर दिया, एनीमिया के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पे, एंटीनेटल केयर के ऊपर, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी को बढ़ावा दिया, जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी है उसके मैनेजमेंट पे जोर दिया, और बर्थ स्पेसिंग जिसको हम बोलते हैं जो है जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके हैं उसके ऊपर इसने जोर दिया। तो एक तो चाइल्ड के सर्वाइवल के ऊपर सारे ऑब्जेक्टिव बच्चे से संबंधित है, चाहे वो न्यूबॉर्न केयर हो, चाहे वो इम्यूनाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मैनेजमेंट हो, डायरिया का मैनेजमेंट हो, या विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस हो। और सेफ मदरहुड जो है उसमें हमने बोला कि चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी का इम्यूनाइजेशन हो, चाहे वो एनीमिया का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट हो, एंटीनेटल केयर हो, इंस्टीट्यूट डिलीवरी हो, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी का मैनेजमेंट हो, या बर्थ स्पेसिंग हो, ये सेफ मदरहुड पे इसने जोर दिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था डी, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन है द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर, इनका नॉर्मल रेशियो पूछा है। नॉर्मल रेशियो, रेशियो कैसे निकालते हैं देखिएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 होता है सिस्टोलिक,
और डायस्टोलिक कितना होता है 80। ये अपना नॉर्मल प्रेशर होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और पल्स प्रेशर सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक होता है। जब आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसको माइनस कर देते हो तो क्या आता है पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर का फॉर्मूला है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक कितना है 120 और डायस्टोलिक कितना है 80, तो आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40। तो पल्स प्रेशर कितना होता है 40 सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। तो पल्स प्रेशर हमने लिख दिया 40। अब इसका रेशियो निकाल दो आप, बहुत आसान है। 0 से 0 चला गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो 3:2:1 सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर का रेशियो पूछा गया था। तो 3 2 1 कहां लिखा हुआ है, वेरी गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3:2:1। 3 सिस्टोलिक 2 डायस्टोलिक 1 पल्स प्रेशर, ये रेशियो निकाला जाता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितने लोगों की मदद कर पाते हैं। और हमारी ये जो छोटी सी कोशिश है ना, जिसमें आप सब भागीदार बन सकते हैं और इस कोशिश में हाथ बटाए और खुद पढ़े, दूसरों तक मटेरियल पहुंचाए, मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठाएंगे तो डेफिनेटली कई सारे लोगों की सफलता का हम कारण बन सकते हैं। एक बार कारण बन के देखिएगा, यहाँ नहीं तो कहीं और जरूर आपको इसका फायदा होगा। और वो जो ऊपर वाला है ना वो सब देखता है। तो देखते हैं आप लोग कितना मददगार बनते हैं। और मिलेंगे दोबारा एक नई एनर्जी नए एमसीक्यू के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।